हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई भी की है। और अभी वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पीएचडी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से जिसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो चलिए, मेरे सबसे पहले शाश्वत प्रताप सिंह से। शाश्वत प्रताप जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस नेम इज वर्चुअल माइंड एजुकेशन। Thank you, Vishal. Thank you for giving me this opportunity to join with yourself. वेलकम जी, और वेलकम। सबसे पहले मैं अच्छा हुआ कि आपने एक सेशन कंडक्ट किया। मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लोगों को बताऊं। और इन जी। जनरल बहुत सारे मिथ्स हैं जो रिसर्च को लेके स्टूडेंट्स को रहता है। तो सबसे आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होते होंगे, आई थिंक कि आपका तो यूट्यूब चैनल। तो मैं ऑब्वियसली। आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों के क्या मतलब किस तरीके के सवाल हैं। लोगों के सबसे पहले क्वेश्चंस यही होते हैं कि हमने सबसे पहले क्या होता है, 10+2 का जो एक ओरा होता है, जो एक स्टेप होता है। जी 10+2 के बाद हम कोडिंग लाइन में जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो कोडिंग कोडिंग भी लोग सोचते हैं कि हम कोडिंग लाइन में जाएं। जी। लेकिन कोडिंग को तो एक पार्ट मान लेते हैं आईटी इंडस्ट्री की। लेकिन यस। उस आईटी इंडस्ट्री में भी और भी क्या क्या चीजें होती हैं। लोग पूछते हैं कि मैथ्स क्यों लिया हमने 12 में, या फिर आईटी सेक्टर में जाने के लिए मैथ क्यों लेते हैं। और फिर उन सब चीजों को लेने के बाद हम, जब हम या बीसीए एमसीए या फिर आई बीटेक में या फिर किसी एक बीएससी आईटी में भी एडमिशन लेते हैं, तो उसकी पढ़ाई का, उसी वो पढ़ाई करने के बाद क्या हमें जॉब मिलेगी या फिर हम उससे आगे और कुछ उससे और कुछ अचीव कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे हम आज के टॉपिक्स को कुछ कवर करेंगे जो कि बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जी। तो सबसे पहले आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए अपने हमारे दर्शकों को कि आप क्या कर रहे हैं इस समय, और क्या कैसे इस चीज़ों में आप घुसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि मैंने और विशाल ने दोनों ने साथ में ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, अपना ग्रेजुएशन किया। और अभी ऑन द बिहाफ ऑफ देयर चॉइस ये अभी इस समय आईटी फील्ड में है, एक फ्रीलांसर है और अभी एक यूट्यूबर है। सबको सिखाते बताते भी रहते हैं। और मैं अभी इस समय एकेडमिक्स में ही हूँ। और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी यानी रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं अभी इस समय ओके मेरा जी। चल रहा है। तो इन जनरल हम लोगों ने स्टार्ट तो साथ ही किया था। और काफी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया प्रोग्रामिंग करते हुए, वेबसाइट डिजाइन करते हुए, जी। वेब एप्लीकेशंस पे बात करते हुए, ऐसा सब कुछ रहा। तो फिर बाद में ये हुआ कि इनका इंटरेस्ट उसमें बना रहा और मैं फर्दर रिसर्च के लिए मुझे कहीं से मोटिवेशन मिला और मैं इसमें आगे बढ़ा। जी। तो उससे पहले आप 10+2 के बाद बताइए कि 10+2 के बाद आपने बीसीए में एडमिशन क्यों लिया आपने। देखिए, अगर ट्रेंड की बात की जाए तो जब मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में था तो उस समय कंप्यूटर साइंस या जो भी हमारा आईटी का फील्ड है वो काफी उस समय पीक पे धीरे धीरे जा रहा था। तो हम लोग के पास दो ऑप्शंस होते हैं इन जनरल, जिसको जनरली लोग एक बीटेक का ऑप्शन लेते हैं और हाँ। जेई मेन वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। और दूसरा ऑप्शनल में ये होता है, या तो आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं तो आप बीएससी कर लें, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, या आप बीसीए कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे पास चॉइस ये थी कि मैं बीसीए कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास मेरे ही घर के पास एक बहुत ही अच्छा कॉलेज था, टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजीपुर में ही। हम्म। और वहां से मैंने ये सोचा कि यहाँ से ही बीसीए करके अपना ये जो भी हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो भी मेरा इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, जी तो आपने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम, वैसे हम लोगों ने साथ में ही था, मेरा तो इंटरेस्ट सबसे पहले से ही था। जी। आप कोडिंग में से जो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट्स होती हैं, जो कॉलेज पढ़ाई जाती हैं, सी++, जी। क्या आपका इंटरेस्ट वहां से जगा या फिर कोई एक ऐसा टॉपिक मिला जहां से आपका इंटरेस्ट कोडिंग में लगा कि हाँ, मैंने जिसमें इस कोर्स में एडमिशन लिया है, तो उस कोर्स मु- में जो चीजें टॉपिक पढ़ाई जा रही हैं, जी। उसी टॉपिक को ही हम लेकर हम आगे कुछ अचीव कर पाएंगे, या फिर कुछ हमें उससे कुछ रिस्पांस मिला, आउटपुट मिला कि हम, हाँ, ये हमारे लिए कुछ फायदे की चीज है। वो पड़ाव मुझे कब आया आपकी लाइफ में। मुझे मुझे एक्चुअली इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा तब लगा जब ऑब्वियस सी बात है, मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। किस तो लैंग्वेज में आपने किया। सबसे पहले वही स्टार्टिंग में हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज थी। हम्म। तो हमारे गुरुजनों ने मुझे बताया कि कैसे अ, हमारा सिस्टम वर्क करता है और कैसे हम खुद से अपना प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है, ये सब सारी चीजें थी। तो काफी फैसिनेटिंग सा लगा कि मैं कुछ कमांड लिख रहा हूँ और तब फिर मुझे उस बिहाफ पे कुछ एक आउटपुट मिल रहा है। तो बट थ्रू आउट ऑल द कोर्सेज, ऑल द सब्जेक्ट्स,
ऑल द सेमेस्टर्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े और बहुत सारी चीजें सीखी। हाँ हाँ। और सिर्फ इन जनरल क्या होता है, आईटी में या जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वो प्रोग्रामिंग में तो प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे होते हैं, उनका सिंटैक्स बहुत अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो हाँ जाता है, सारी फंक्शंस लाइब्रेरी सब कुछ पढ़ लेते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी कि जो आपका कोर्स का स्ट्रक्चर बनाया गया है, यानी कि अगर हाँ। उसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है, उसमें हम्म। नेटवर्किंग है, हाँ। उसमें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी कवर करना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको प्रोग्रामिंग में लॉजिकल स्किल बिल्ड करना है। तो अगर दोनों साथ में लेकर चले, मतलब एक हाँ। कॉन्शियस माइंड के साथ, पहले तो ये होता है कि हम इतने एडिक्टेड हो जाते हैं प्रोग्रामिंग से कि हम तरह तरह के कोड बना रहे हैं, लूप चला रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, तो उसमें एडिक्शन इतना ज्यादा हो जाता है ना कि धीरे धीरे समझ में नहीं आता कि बाकी चीजें छूट रही है। ओके, सो योर स्टार्टिंग पॉइंट इज डूइंग, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो नॉर्मल कोडिंग, जो कॉलेज स्ट्रक्चर, जो कॉलेज के सिलेबस थे उससे शुरू हुई। एग्जैक्टली। उसके बाद, अच्छा, आपकी बोले हुए हमें आप ही के कई बातों को, दो बातों को मैंने नोट किया। डीएस से यू मीन डेटा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जी। और एक कोडिंग। कोडिंग पार्ट में हम वेब डेवलपमेंट को टच करते हैं, यस। सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट, बैकएंड डेवलपमेंट। सबसे पहले आप वेब डेवलपमेंट के बारे में बताइए कि वेब डेवलपमेंट का आपको, आपने क्या आपने चूज किया था एक बार के लिए वेब डेवलपमेंट, जो हम लोग के फाइनल सेमेस्टर में था अभी। ये तो आपसे बढ़िया कौन बताएगा। तो आपने तो उसको एज अ करियर बना लिया, मेरे लिए तो एज अ फ्रीलांसर है, थोड़े मोड़े हाँ, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो मैं कर लेता हूँ। तो उसमें जो वेब डेवलपमेंट के बारे में तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। वेब डेवलपमेंट में जो है डीएसए का जो रोल है, मतलब एल्गोरिदम बेस पर, क्या हम्म। एल्गोरिदम का एक अहम रोल होता है वेब डेवलपमेंट में, या किसी भी तरह के डेवलपमेंट पर्पज में, क्या देखिए, डीएसए का एक अहम रोल है या वाह, नहीं? देखिए डीएसए का तो रोल है, बट जब हम पूरी एक सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं, यानी कि वेबसाइट एक अपने आप में कोई ना कोई सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, जी। तो वहां पे जो सबसे ज्यादा कुछ मैटर करता है तो वो है मैथमेटिक्स और कैलकुलस। मतलब उसका जो एक सब पार्ट है कैलकुलस। क्योंकि इन जनरल क्या होता है, आप क्या करेंगे, छोटी छोटी, मतलब एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जैसे 5 स्टार रेटिंग आपको कैलकुलेट करनी होती है, तो 5 स्टार रेटिंग आप क्या करते हैं कि इन जनरल जितने भी हमारे रिस्पॉन्सेज आए हैं उनको हम हम्म। 5 के रेशियो में रख के और फिर हम वही रेटिंग दे देते हैं। तो इन जनरल क्या होता है, जब आप कैलकुलस में देखेंगे या आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखेंगे तो वहां पे मीन यानी कि एवरेज नहीं कैलकुलेट करना होता है, हमें ट्राई मीन कैलकुलेट करनी होती है। जी। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स तब होती हैं जब आप मैथमेटिक्स को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो हाँ, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का काफी रोल है। एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको इम्प्लीमेंटेशन भी आना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन आप किसी भी लैंग्वेज में कर लें, जावा में कर लें, पाइथन में कर लें, किसी में भी कर लें। जैसे 12th स्टैंडर्ड में होता था कि हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते थे, और हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया या एमसीए किया, फिर हम लोग को कभी नहीं लगा कि इसका क्या ही हम करेंगे, मतलब इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके क्या ही होने वाला है। जी। बट एज सुन एज मैं पीएचडी कोर्स ज्वाइन किया और मैं कंप्यूटर विजन में काम कर रहा हूँ, मैट्रिक्स के अलावा और कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स। तो किसी भी छोटे से भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है किसी भी तरीके से, हम्म। आप उसको सीरियसली लीजिए। इम्प्लीमेंटेशन अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है, होता है, आगे होता है, वो समझ में आएगा। अच्छा, तो थोड़ा सा हम इसको और डीपली लेकर जाते हैं। इसे ये, आप बीसीए के बाद हमने एमसीए किया, जी। आपको क्या डिफरेंस लगा बीसीए करने के बाद? कुछ लोग बीसीए के बाद क्विट कर जाते हैं, कुछ आईटी में जॉब कर लेते हैं, या फिर उसको जी। वो एमसीए भी करते हैं फिर वो अपने आईटी में जॉब के लिए भागते हैं, या फिर कोई स्टार्टअप में या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं। देखिए, बेसिकली डिफरेंसेस की अगर बात की जाए, चूंकि ये दोनों सेम ही स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, यानी कि दोनों कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक बैचलर्स है और एक मास्टर्स, ठीक है। जी। तो अगर आप बीसीए करके आप अपने आप को एलिजिबल समझ रहे हैं, यानी कि आप कोई ना कोई एक प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, प्रोडक्ट इन द सेंस, या तो आप एंड्रॉइड ऐप डेवलप करने की एबिलिटी हो आपके अंदर, या आप कोई हम्म। वेबसाइट डेवलप करने की एबिलिटी हो, कोई एक एबिलिटी अगर आपके अंदर है, तो हम्म। आप बीसीए के बाद नो डाउट आप कोई आईटी कंपनी के लिए आप रेज्यूम वगैरह देख, मतलब सीवी वगैरह देख के आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह देख। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम कहाँ वहां आती है जहाँ पे प्रमोशन की बात आती है। आपके साथ ही अगर कोई पर्सन या एम्प्लॉय ज्वाइन किया है और उसका मास्टर्स कंप्लीट है, तो वो प्रेफरेबल होता है, क्योंकि मास्टर्स में एडवांस टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स लगभग सारे सेम ही होते हैं, सब्जेक्ट्स में बहुत कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक होता है ना कि एडिशनल कुछ और एडवांसमेंट इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग मास्टर्स करते हैं।
तो वो प्रेफरेबल होते हैं, उनकी सैलरी भी ज्यादा होती है नो डाउट। अगर आप मास्टर्स करेंगे आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलेगा। बट अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ सफर करना पड़े। तो उसके बाद फिर आपने एमसीए किया, फिर उसके बाद आप एक साल का आपने स्टडी गैप लिया, फिर उसके बाद आपने पीएचडी में एडमिशन लिया। तो ये एमसीए के बाद पीएचडी में एडमिशन लेने की जो जर्नी थी आपकी, कंप्यूटर जी साइंस आईआईटी बीएचयू से आप जी पीएचडी कर रहे हैं, जी। उसके बारे में बताइए। बेसिकली मैं एक चीज छोटी सी क्लियर कर दूं कि मैंने एमसीए के बाद गैप नहीं लिया था। मेरा अगस्त या सितंबर में एमसीए कंप्लीट हुआ हम्म, था, एंड नवंबर में ही मैंने एग्जाम देके नेट क्वालिफाई मेरा हो गया था विद इन ए ईयर, उसी मतलब 2-3 मंथ्स के लेकिन हम लोग के लिए गैप आप में। पूरी तरह से गायब ही हो गए थे कि आप गए कहाँ एक साल के लिए। मतलब हाँ, ये है कि अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है आपको, तो थोड़ा सा एक कम्पिटिटिव माइंडसेट आपको बनाना पड़ता है। हम्म, हर एक अलग अलग, जैसे होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हम बैंकिंग की भी तैयारी कर लेंगे, हम एसएससी की भी तैयारी कर लेंगे, हम रेलवे की भी कर लेंगे, बट ऐसा है नहीं। हर एक एग्जाम का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसको डिजाइन करने का एक पर्पज होता है। तो आप अगर कुछ इस तरीके से सोच रहे हैं, तो रेदर देन कि आप सबके लिए कंपटीशन सोचें, आप एक सब्जेक्ट, आप एक कंपटीशन सेलेक्ट करें, देन आप स्टार्ट करें। तो मेरे साथ भी वही था। हाँ, मैं एमसीए थर्ड ईयर, हम लोग का 3 साल का एमसीए था, अब तो शायद हाँ, 2 साल का अब होता है। 2 साल का हो गया है। तो अच्छा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बताना चाहूंगा आगे, मेंशन करना चाहूंगा। तो क्या है कि 3 साल का एमसीए किया, तो हाँ 2 साल में तो बीच में कोविड आ गया था, तो हम लोग को घर पे रहना था। और अच्छा भी रहा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो पाई, मुझे काफी टाइम मिला और मैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया। और देखिए, मटेरियल की कहीं कोई कमी नहीं है, आप किसी भी तरीके से मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे सारे फ्री मटेरियल हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इतने अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे, कोई कोई कहना ही नहीं है उसका। जी। तो वो कभी इशू नहीं था। उसके बाद फिर मैंने नेट का एग्जाम दिया, नेट क्वालिफाई किया, एंड देन जस्ट आफ्टर दैट बीएचयू में मतलब थ्रू गॉड ग्रेस वहां पे फॉर्म आ गया, और मैंने इंटरव्यू दिया, देन मेरा सिलेक्शन। सिलेक्शन हो गया। ओके। हाँ, हम लोगों ने सभी और कॉलेज के सभी लोग खुश होंगे कि हाँ पीएचडी में एडमिशन हो गया, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग फॉर यू एंड एवरीवन गिविंग कांग्रेट्स टू यू टू फॉर योर ब्लेसिंग्स। सो तो ये हो गई आपकी पीएचडी में एडमिशन की बात। अब थोड़ा सा फिर से वापस हम कुछ चीज़ें पॉइंट्स को मैं पीछे लाता हूँ। जी कोडिंग जर्नी आपकी, जी आपकी अपना आपका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कोडिंग के साथ, जी मैं अभी मैथ और एल्गोरिदम्स को अभी साइड में रखता हूँ, कोडिंग जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं। कोडिंग जर्नी आपकी कैसी रही है बीसीए से लेकर अब तक, आज के करंट डेट तक। कोडिंग में मैं बहुत बहुत अच्छा तो नहीं था, हाँ एवरेज स्टूडेंट था। और जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए अगर कोडिंग की बात की जाए तो। बट ये है कि आपका लॉजिकल स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, और लॉजिकल स्किल शार्प करने के लिए बस सिंपल सा एक वो है कि आप अपने राइट साइड के ब्रेन और लेफ्ट साइड के ब्रेन की जो ट्रेनिंग होती है, हम्म। जो मेंटल एक्सरसाइजेस होती हैं, उनको कैसे करना है उस पर ध्यान दें। तो मेरा मेरी कोडिंग स्किल बहुत कोई खास अच्छी नहीं थी, मतलब ठीक थी। मतलब ये होता था कि कोई भी कॉन्सेप्चुअल कोई क्वेश्चन आता था मेरे सामने, कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन आता था, तो वो सॉल्व हो जाता था, इतना तो रहता था। अच्छा। इस तरीके से रहता था। तो ये स्टडी टाइम में आपने कोई एक प्रोडक्ट या कॉलेज असाइनमेंट या किस चीज़ पर आपने तैयार की? एक्चुअली ग्रेजुएशन में तो हम लोग को लास्ट सेमेस्टर में वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हम लोग का रहता है कि कोई ना कोई आपको मैनेजमेंट सिस्टम एक डेवलप करना है। तो हम्म। मेरा बहुत सिंपल था, एक ब्लॉग पोस्ट टाइप की वेबसाइट थी, तो उसको ओके। डेवलप करना था, जहाँ पे सारे कोई भी पर्सन आए अपना अकाउंट इट्स क्रिएट लाइक द करे। सीएमएस, सीएमएस। हाँ, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ओके। एग्जैक्टली, इस तरीके से सिस्टम था। और फिर उसके बाद मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी जावा के साथ, मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए थोड़ा सा स्टार्ट किया कि किस तरीके से कुछ और नया सीखा जा सकता। तो हाँ उस पे हाँ। रहा, एक आध दो प्रोजेक्ट्स उस पे भी डिप्लॉय हुए। तो हाँ, ये था कि किसी ना किसी तरीके से कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से जुड़े रहना हमेशा। जी। ये ताकि, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज बदल रही है, नए नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, रिएक्ट हो गया, और फिर रिएक्ट इधर नेटिव फ्लटर फ्लटर हो गया। फ्लटर हो गया, डार्ट पे जो वर्क कर रहा है, तो सबका स्ट्रक्चर है। तो आपको भले कुछ पता ना हो, कम से कम ये होना चाहिए कि कहीं पर भी हाथ डालें तो आप वहां से स्टार्ट करें। यूं मीन आपके कहने का मतलब है कि जो हम तो काम अपना कर ही रहे हैं, लेकिन जी साथ साथ हमें जो नई नई चीजें ट्रेंड में आ रही हैं उससे जी। भी हमें लगातार अटैच रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए नई नई टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली और फ्रेमवर्क के साथ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। तो
आप जैसे हम लोगों ने एक कंपनी में साथ में भी काम किया, रेक्टरसोल में। वहां पर आपने कुछ यस, काम यूआई और यूएक्स पर भी, यानी फ्रंट एंड पर भी आपने कुछ काम यस, किया। यस, उसका यस, यस। कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप हमारे दर्शकों को अ, बताइए। अ, अभी इस समय देखिए, बहुत अगर लो लेवल की बात की जाए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हम लोग के पास कई तरह के होते हैं। एक होता है कि बहुत इन जनरल, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, वो बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम्म, बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स में, एक मान लीजिए अगर पूरे प्रोजेक्ट्स को मैं 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करूँ, एक बहुत बेसिक लेवल प्रोजेक्ट हो गया जिसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हाँ, जैसे प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, वैसा ही एक रेप्लिका बना के इन्हें देना है, ठीक है। तो वहां पे देखिए यूआई यूएक्स का बहुत काम होता नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कोई बिल्कुल कोई नया टॉपिक है, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में अब तक नहीं आया है, उसका हाँ, इम्पैक्ट मार्केट में बनाना है, तो उस समय आपको यूआई और यूएक्स बहुत अच्छे तरीके से काम करना होता है। यूआई यानी कि आपका बेसिकली यूजर इंटरफेस, यानी कि वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए। हाँ, और यूएक्स यानी आपका यूजर एक्सपीरियंस, कैसा यानी है, कि जो भी आपका टॉपिक, जो भी आपका कंटेंट है, वो किस तरीके से अलाइन हो, किस तरीके किस से, तरह से बिहेव कर हाँ, रहे हैं वो। किस तरीके से बिहेव करे, इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। तो मैं ओके। वहाँ काफी टाइम तक रहा, और मैं यूआई यूएक्स के लिए मॉकअप मॉकअप डिजाइन करता था मॉकअप एंड बेसिकली। हाँ, प्रोटोटाइप्स हाँ, का। प्रोटोटाइप वगैरह। तो उसके लिए हम लोग एडोबी एक्सडी, जो एक्सपीरियंस डिजाइन सॉफ्टवेयर, हाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम्म, वो हम लोग यूज करते थे, उस पे काम होता था। ओके। और बैकएंड में आप जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं आज के मार्केट में। जी, पीएचपी फ्रेमवर्क में लारावेल कोऑर्डिनेटर, फिर जी, जावा के स्प्रिंग हाइबरनेट, पाइथन के जेंगो फ्लास्क, यस, नोड जेएस के हमारे एक्सप्रेस है, फास्टिफाई है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम्म, तो हम एक बिगिनर से लेकर हम्म। एडवांस लेवल पर कैसे वो मूव ऑन कर सकता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप एक वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, या ऐप डेवलपमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि उन दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, दोनों का ऑब्वियसली। फ्रेमवर्क अलग अलग है, लाइब्रेरीज अलग अलग है, सब कुछ है। बट जस्ट इन केस अगर आप वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, तो वेबसाइट डेवलप करने के लिए भी आपके पास बैकएंड आज बहुत सारा है। आप पीएचपी यूज कर सकते हैं, पाइथन यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट जो बेसिक 5 लैंग्वेजेस हैं, वो हमें आनी चाहिए। यानी हो गया आपका HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। फिर आपको इंटीग्रेशन के लिए एसक्यूएल चाहिए ही चाहिए, एसक्यूएल की ऑब्वियसली। अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और आपको फिर एक बैकएंड कोई टेक्नोलॉजी, यानी आप कोई पीएचपी कोई यूज कर सकते हैं इस केस में। हाँ, बिगिनर्स के लिए हाँ, पीएचपी और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अवेलेबल होती है। बहुत ही पेशेंस के साथ, बिना कॉपी पेस्ट किए हाँ, टाइम दीजिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो अचीवेबल नहीं है। बस क्या होता है ना कि चूंकि आप जब पैराग्राफ दिखाने लगते हैं, इमेज शो होने लगती है वेबसाइट पे, तो आपको हो जाता है थोड़ा सा ऐसा कि इम्पेशेंट होने लगता है। हाँ। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज्यादा आती है, तो आपको लगता है ये भी कॉपी कर लें, ये भी दिखने लगा, ये भी कॉपी कर लें, वो भी दिखने लगा। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट में ना तुरंत इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो पेशेंस थोड़ा लेकिन सा रहे। अक्सर क्या होता है कि ऐसी जब चीजें हम लोग कर लेते हैं, फिर जब मॉडिफिकेशन की बात आती है क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट के बेस पर, तब हम लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली, आ रही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जस्ट सपोज कि अगर हम एक छोटा सा डिव, यानी एक छोटा सा ब्लॉक ही बना रहे हैं, या एक छोटी सी इमेज ही है, इमेज को अगर मुझे शो कराना है, तो उस पर्टिकुलर इमेज से रिलेटेड जितनी मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, यानी कि इमेज की हाइट, विड्थ, अगर कोई फिल्टर है, उसका बॉर्डर बनाना है, उसका राउंड करना है कॉर्नर, या उसको रोटेट करना है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप पहले कर लें। हाँ, और हर मतलब एलिमेंट के साथ ये कर लें। जैसे अगर आप टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, पैराग्राफ यूज कर रहे हैं, तो टेक्स्ट टाइप की साइज बढ़ा लें, आप लाइन हाइट चेक कर लें, और जो लेटर स्पेसिंग है वो चेक कर लें, कलर चेंज कर लें, फॉन्ट चेंज कर लें, ये सब कर लें। यानी कि जो टाइपोग्राफी का जो पूरा सेक्शन है, पूरा, पहले हाँ। उसमें मास्टरी हासिल करो, फिर हम्म, सेक्शंस डेज में, फिर हम्म, इमेजेस के साथ, फिर उसके बाद हम्म। जो हमारे पास HTML5 के कंपोनेंट्स और आते हैं, और उस पर हम सबसे लोग मास्टरी हासिल कर सकते मेन जो कंसर्न है, जो चीजें नोटिस करने वाली ये है कि ये सब में टाइम लगता है। हैं। हाँ, क्योंकि क्या होता है, इन जनरल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कोडिंग करते हैं, और फिर 1 महीना 2 महीना हो जाता है, फिर उनको लगता है कि अरे यार 2 महीना हो गया, अब अभी तक तो कुछ किए ही नहीं, एक ही पेज बना रहे हैं। तो जितना टाइम लगे वो उतना अच्छा है। या इट टेक्स टाइम, इट हम्म, टेक्स टाइम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये समय तो लेगा ही लेगा, आपको इसमें टाइम देना ही देना पड़ेगा। जी। और ओके। जी, बताइए। अब हमारे पास जो अगला से जो क्वेश्चन आता है कि हम हमारे पास लॉजिक बिल्ड नहीं हो पा रहा है। हमने एक कंपनी में जॉब ले ली, हमने वेब डेवलपमेंट सीखा या ऐप डेवलपमेंट सीखा, चाहे हमने डेस्कटॉप डेवलपमेंट सीखा, या फिर कोई हमने एक
हमने एक आईटी रिसर्च टीम को ज्वाइन कर लिया। हम्म। लेकिन हमने ज्वाइन तो कर लिया, इंटरव्यू क्रैक कर लिया, हम अपने लॉजिक्स को कैसे बिल्ड करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अब तक में मेरे सामने आया है कि हम लॉजिक्स कैसे बिल्ड करें, उसको अच्छा, हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व करें। आपके आपके क्या विचार है इस बारे में? देखिए लॉजिक बिल्ड बेसिकली प्रोग्रामर्स के लिए ऐसी समस्याएं होती रहती है, ठीक है। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब जैसे छोटे छोटे, अगर मान लीजिए पीएचपी में फॉर लूप है हमारे पास, हम्म। एरे है, ठीक है, एरे है, फॉर लूप है, मल्टी डायमेंशनल एरे है, ठीक है। हम्म। जब इनका सही इस्तेमाल हमें नहीं आए, जब तक हमें इसका बस ये दो चीज, लूप हो गए जितने भी, फॉर हो गया या व्हाइल हो गया, डू व्हाइल हो गया, और हम्म। एरे, हम्म। जब तक इसका हम एकदम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे, इन तब डेप्थ। तक, हाँ, इन डेप्थ, यानी कि हम किसी भी, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे के किसी भी वैल्यू को लेके इंक्रीमेंट कर ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल स्किल ऐसा नहीं कि आपके पास है नहीं, आपके पास है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। क्या आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि एरे के कौन से डायमेंशन में कौन सी वैल्यू रखें, कितना लूप चलाएं तो क्या होगा? ऐसा मेरा नहीं कि आपको आता नहीं। मेरा आगे के आने वाले और भी जो पॉडकास्ट वीडियोज होंगे, हम्म। उसमें मेरा सबसे मेन टॉपिक यही होगा, इन डेप्थ नॉलेज। इन इन डेप्थ डेप्थ। नॉलेज ऑफ एवरी काइंड ऑफ द टॉपिक। जी, तो एग्जैक्टली। मेरा आगे तो हम इसलिए बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हम लोग, वेब डेवलपमेंट हो गया, चाहे कुछ भी हो गई, कोई हम्म। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, हमें हम्म। लूप्स, एरे और जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, क्योंकि हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पूरा का पूरा एरे के पैटर्न को पकड़ कर यस ही यस बनाते यस हैं। यस यस तो यस। इसमें हमारी मास्टरी होनी जरूरी है। और जी। इसके लिए ये नहीं कि आपने एक एक महीने तक और कर लिया, काम खत्म। हाँ, हमें वही है उसको कि अगर प्रैक्टिस करते डेटा रहना है। डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी एल्गोरिदम्स अगर आप उनको इम्प्लीमेंट कर लें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लॉजिकल स्किल रह जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो अगर आपने सारे एल्गोरिदम्स जितने भी सॉर्टिंग के हैं, जो भी कुछ है, अगर आपने सब इम्प्लीमेंट किए हैं, तो खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा अच्छे से। दिमाग खुल जाएगा कि हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब तुम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ला दो, हम वो कर लेंगे। मतलब ये एग्जैक्टली। होता है। तो जी, अब आप अपने पीएचडी के बारे में बताइए कि आप पीएचडी में क्या कर रहे हैं, और इसके करने के बाद क्या क्या स्कोप है आपके लिए? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने एमसीए किया हुआ है, ऑब्वियसली। और मैंने 3 इयर्स कोर्स, जब था एमसीए तब मैंने किया हुआ है, अभी इस समय 2 इयर्स का उसको कर दिया गया है। और अभी करेंटली, चूंकि देखिए मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मेरा रहा है एमसीए, और मैं इस समय डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, यानी पीएचडी में मेरा एडमिशन है, डिपार्टमेंट इन कंप्यूटर साइंस, ओके। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में इस समय है। ओके। और मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन से कंप्यूटर साइंस, यानी कि हमारा डिपार्टमेंट चेंज हो चुका है इस समय। तो एज वी ऑल नो कि बीसीए में या एमसीए में मैथमेटिक्स का बहुत कोई वो नहीं रहता है। हाँ। एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यानी बहुत ही बेसिक लेवल की लॉजिकल मैथमेटिक्स हम लोग को बताई जाती है, और एक सीबीएनएसटी, कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हमें बताई जाती है। हालांकि दोनों काफी इफेक्टिव और काफी इंपॉर्टेंट है, बट उतना हम लोग को एप्लीकेशन लेवल पे नहीं समझ में आता है कि वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो क्या होगा, या एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसका क्या होगा। जी। जबकि कंप्यूटर साइंस में बहुत काफी मैथमेटिक्स है। तो अभी इस समय मैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में पीएचडी में एनरोल्ड हूँ। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपको एक स्पेशलाइजेशन लेना होता है, यानी कि बहुत सारी चीजें, मशीन लर्निंग हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, क्रिप्टोग्राफी हो गया, या आपका बिग डेटा हो गया, या इस तरीके के जितने भी फैसिनेटिंग या जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी उस पे हो गया, या आईओटी पे हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपको वर्क करना होता है। तो मेरा स्पेशलाइजेशन इस समय डीप लर्निंग पे, जिसके साथ ही मैं कंप्यूटर विजन पे वर्क कर, विजन इन द सेंस जो भी रिलेटेड इमेजेस या वीडियोस की प्रोसेसिंग होती है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रिडिक्शंस होंगे, उस टर्म में मेरी भी इस समय रिसर्च चल रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये जनरली 5 साल का कोर्स है, 5 ईयर कोर्स है ये। ओके जी। और 1 साल तक आपका कोर्स वर्क चलता है। कोर्स वर्क यानी जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है उससे रिलेटेड और भी जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, वो आप जी। सेलेक्ट करेंगे या वो आपको असाइन होंगे, उनको आप अच्छे से स्टडी करिए, उसका एग्जाम होगा, जी। और आप इस एग्जाम में बैठेंगे, फिर आपका इंटरनल मार्किंग, एक्सटर्नल मार्किंग, फिर आपका जो भी वाइवा प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सारी प्रोसीजर होंगे, जैसे ही होते थे मास्टर्स और बैचलर्स में। उसके बाद आपका रिसर्च वर्क स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके। और जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं सब, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि देखिए,
रिसर्च करने के लिए सिर्फ आपका ये नेट क्वालिफाई कर लेना या गेट क्वालिफाई कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आज नहीं तो कल हो जाएगा। एक अच्छी स्ट्रेटेजी आप रखेंगे, एक अच्छा माइंडसेट बनाएंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, नेट का हाँ। एग्जाम, जेआरएफ या जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन रिसर्च करने के लिए सबसे जरूरी है रिसर्च का टेम्परामेंट। ठीक है, वो बिल्कुल इस पूरे सिलेबस, यानी जो आपका सिलेबस रहा है, डेटा स्ट्रक्चर और एंड ऑल जो भी रहा है, हाँ। कंप्यूटर नेटवर्क, जी। जो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं हम लोग के नेट के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, उससे इसका टेम्परामेंट बिल्कुल अलग है, नेचर बिल्कुल अलग है। क्योंकि यहाँ पे आपको सोसाइटी में या सोशल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको हम्म। फाइंड आउट करके कंप्यूटर साइंस की हेल्प से उसको हम्म। रिजॉल्व करना होता है। अच्छा। अच्छा, ये सब जो आप ओवरऑल कोर्स आई पीएचडी करने के बाद आपके लिए आगे लाइफ में क्या क्या चांसेस और क्या क्या स्कोप होंगे आपके लिए? देखिए, स्कोप्स की बात की जाए तो पहले तो ये प्रॉब्लम है कि देखिए 3 साल मास्टर्स करने के बाद आपको 5 साल और देना होता है। कभी कभी जी। 6 साल या 6 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं। आपके रिसर्च पर डिपेंड करता है वो। रिसर्च पे डिपेंड करता है, टोटल आपके वर्क पे डिपेंड करता है। तो ये काफी पहली चीज तो है कि काफी टाइम टेकिंग है। ठीक है, और एक बार शुरू हो गया तो कोई नहीं चाहेगा कि इसको छोड़ दिया। ठीक है, कभी कभी किसी सर्टेन सिचुएशन में ऐसा होता भी है कि लोग पीएचडी छोड़ देते हैं और कहीं आईटी में है तो कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही तो ज्वाइन कर। बट हाँ, अगर रिसर्च के बाद देखा जाए कि क्या अपॉर्चुनिटी है, हम्म। तो काफी काफी इन द सेंस कि देखिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, यानी कि आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज तो ये, हाँ। चूंकि आप कंप्यूटर साइंस से हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी भी किसी न किसी आईटी फील्ड में, यानी कि टीसीएस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन या अडोबी, कहीं पर भी आप एप्लीकेशन देके कि आप एक रिसर्च स्कॉलर रहे हैं, आप अपनी हम्म। सीवी में मेंशन करके, अपने रिसर्च वर्क्स में मेंशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह। और वहां पे भी देखिए, जैसे अडोबी हो गया, अमेजन हो गया, इनका आर एंड डी का अलग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट या। का अलग डिपार्टमेंट है। जैसे एनवीडिया हो गया, इंटेल हो गया, इनकी हायरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स की ही होती है। ओके जी। और बहुत अच्छा खासा पैकेज, यानी कि आप ऑन एवरेज मान के चलें तो भी 50 लाख, 50 लाख से 60 लाख का पैकेज आपको मतलब जो उनका आर एंड डी में मिल सकता है। सीटीसी बनता है 50 to हाँ 75 एलपीए का एक सीटीसी बनता है, एक हाँ एनुअल सीटीसी। हाँ, मतलब ये कि हाँ आपने वाकई में अच्छे से रिसर्च की है, तो नहीं तो करने के लिए तो बीटेक वालों की भी काफी अच्छी पैकेज होती है, लेकिन सिर्फ बीटेक करने से नहीं होता, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो उनका जो स्किल सिमिलरली, सेट होता है वो एल्गोरिदम बेस पर भी काफी हायर सीटीसी हाँ वो अचीव करते हैं वो। जी, तो ये सब सारी चीजें होती है। तो हाँ, अपॉर्चुनिटी नो डाउट बढ़ जाती है, आप प्रोफेसर भी हो सकते हैं, आप आर एंड डी में भी जॉब कर सकते हैं, इन केस अगर आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं बनी, आप हम्म। ठीक से रिसर्च नहीं कर पाए, तो आप फिर अगेन आईटी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या हम लोग ऐसे थोड़ा सा हम लोग ये काम कर सकते हैं कि अगर हमें टीचिंग लाइन में ना जाना हो, से आपने बोला कि आपको आप एक आईटी किसी बिग आईटी कंपनी में या एमएनसी हम्म कंपनी में आप जा सकते हैं। हम्म क्या ये काम हम जैसे कई बार होता है कि हम एमसीए कर लें लेकिन हम्म हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, हमें फैमिली को संभालना है, हम एक जॉब भी करना चाह रहे हैं, उसके बाद हम उसके कुछ सालों बाद हम पीएचडी में एडमिशन लेना चाहें, लाइक टेकिंग ए ऐसा गैप ऑफ 1 or 2 year। ऐसा होता है, ऐसा होता है। बट क्या होता है ना कि एमसीए करने के बाद आप ये सोचते हैं, जब आप एमसीए खत्म कर रहे होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ठीक है, 1-2 साल हम कहीं जॉब कर लेते हैं, बाद में पीएचडी में enroll। लेकिन जो पढ़ने लिखने की जो कंसिस्टेंसी है, हाँ। वो जब एक बार खराब होती है ना, वो जो एक तो फ्लो फिर वो होता बन, है। हाँ वो नहीं, जैसे आप सोचिए कि 2 साल के लिए आप कोडिंग छोड़ दो हाँ। और आप बुक्स वगैरह पढ़ने लगे, और फिर आपसे कोई कहे कि ठीक है फिर से आपको ये वेबसाइट बनानी, ये करना, तो मन ही नहीं करेगा, आपको लैपटॉप के आगे बैठने का ही मन नहीं करेगा। वो ये होता है। तो ये यही मेन प्रॉब्लम है। अगर उतना कैलिबर है आपके अंदर कि आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो तो करिए, बट थोड़ा सा रिस्की। ओके। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जैसे अपग्रेड हो गई या फिर और भी हम्म हो गई हैं कि हम्म। आप बिना अपनी जॉब छोड़े आप हम्म अपना जो है कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, लाइक एमसीए हो गया, चाहे बीसीए भी हो गया, या फिर हम्म बीटेक या और पीएचडी भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट से हम्म प्रोवाइड करवाती हैं। हम्म। क्या ये प्रॉफिटेबल है या क्या हेल्पफुल होंगी उन लोग के लिए जो फैमिली मतलब अपना फाइनेंशियल कंडीशन भी संभालना चाहते हैं और अपनी स्टडी भी आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि अगर पीएचडी में इनरोल है, उसके साथ अगर आप कुछ करना चाहते हैं, हम्म। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि हम जो भी हमारा कॉलेज का शेड्यूल है, यूनिवर्सिटी का शेड्यूल है, वो फॉलो करें, बाकी पार्ट टाइम में हम कहीं इस तरीके के कोर्सेज या कुछ भी ज्वाइन करें हाँ। जहाँ पे हमारा कुछ बना भी रहे चीजें और हमारा कुछ काम भी होता है। तो ओके।
ड्यूरिंग पीएचडी ऐसा होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप कुछ कर पाएँ, ठीक है? आप कर पाते हैं? आप कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स जैसे हम लोग की डिस्कस हुई थी, आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठाते हैं कभी कभी? उठा तो लेते हैं बट लाइक कि होता यही है कि 1 महीने का काम 4 महीने में होता है। ओके। क्योंकि हम लोग का भी शेड्यूल काफ़ी थोड़ा-सा लंबा काफी है। टाइट होता है। हाँ, तो ऐसा हो जाता है। ओके जी, थैंक यू जी। आपने बहुत अपना एक बहुत अच्छा कीमती समय आपने हम हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए निकाला। और आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे और भी अदर टॉपिक्स पर। हो सकता है जी। कभी कभी ये वर्चुअल मीट के बजाय हम लोग कभी आमने सामने पॉडकास्ट ये रिकॉर्ड करें। जी, थैंक ज़रूर। यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एरन गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक थैंक यू। यू। बाय। थैंक यू।